बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल और मैं हूं अब्बास शबीर। सियासी पारा हाई है। इंतखाबात के नतायज और सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द कर दिया है और साथ साथ इंतखाबी नतायज में तब्दीली पर तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में हफ्ते को पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया है। ये भी साथ साथ तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि कल बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने धांधली से मुतालिक वाइट पेपर जारी किया जाएगा और फॉर्म 45 भी मीडिया के सामने रखा जाएगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ पावर शेयरिंग किसी सूरत नहीं हो सकती। बैरिस्टर गौहर ने आज बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद ये गुफ्तगू की है और कहा है कि वज़ीर आज़म का इंतखाब आम इंतखाबात से भी ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ का सियासी क़यादत से बातचीत का फैसला, नून लीग के नए इत्तेहाद के लिए मुश्किलात। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सनाउल्लाह, जबकि प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी हमारे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। सनाउल्लाह साहब, तहरीक इंसाफ ने टोटल सियासी बातचीत का फैसला ख़त्म कर दिया है, डोर क्लोज कर दिए हैं। सिर्फ उन्होंने कहा है कि वो JUI, FE, ANP और शेर पाव से बातचीत करेंगे। अब्बास देखें मैं तो जर्नलिस्ट भी और एज ए जमहूरियत पसंद भी इस चीज़ को किसी सूरत सपोर्ट नहीं कर सकता कि आप सियासी बातचीत के दरवाजे बंद कर दें। अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ को ये दरवाजे खोलने पड़ेंगे और यही जमहूरियत कहते ही इसी को है। सारी दुनिया में यही होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो सियासत है मुज़ाहमत की सियासत है और वो उसी सियासत पर खान साहब आज तक जमे हुए हैं। अगर मुज़ाहमत ना कर रहे होते तो शायद जेल में भी ना होते। तो लेकिन ये करना पड़ेगा। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी माजी में भी बताया था कि तहरीक इंसाफ इस वक्त किसी सूरत नहीं चाहती कि वो वफाक में आए। उन्होंने KPK में अक्सरियत हासिल की है और इमरान खान हमेशा कहते रहे हैं कि वो चाहते हैं उनको ऐसी हुकूमत मिले जिसमें वो किसी के मोहताज ना हो, किसी जमात के, उनके काम करने के भी। और हर जमात ये चाहती है कि वो वफाक में या सूबे में जहाँ भी हुकूमत ले वो कोलिशन गवर्नमेंट ना हो। फिर आपको पता है काफ़ी चीज़ें सौदेबाजी करनी पड़ती हैं, आपको अपना मंशूर आपको साइड पे रखना पड़ता है। जिस तरह पीपल्स पार्टी अब कह रही है कि अगर हमने आपका साथ देना होगा तो फिर मंशूर भी हमारा चलेगा, उस पर भी आपको अमल दरामद करना होगा। तो ये काफ़ी डिफरेंस है। और अब मुझे लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ ने दरवाजे बंद किए हैं तो उसका बुनियादी मकसद ये है कि वो अब वफाक में आना नहीं चाहते। अगर आना चाहते तो पीपल्स पार्टी और MQM के बगैर और JUI के बगैर कोई भी हुकूमत नहीं बना सकती। और आपको नज़र आ रहा है मौलाना फजल रहमान भी अब निकल आए हैं। वो तो मौलाना फजल रहमान का जो कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं था, कोई प्रेशर टैक्टिक्स, पहले वो सदर की दौड़ के अंदर थे। अब्बास पता है जितने भी लोग अब सियासी जमातें हैं पावर पॉलिटिक्स कर रही हैं, सब जमातें। मौलाना फजल रहमान के आपको पता है दोनों बेटे हार गए हैं इलेक्शन में, वो खुद हार गए हैं। अब वो ऐसी पार्लियामेंट को कहते हैं हुकूमत चले ना चले मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। अब ये सौदेबाजी इसको आप कह सकते हैं। कुछ जितनी वो उन्होंने इस्टेब्लिश पे भी इल्ज़ाम लगाया कि उनको हराने में उनका किरदार है और पैसों का भी इल्ज़ाम लगाया है, खुलकर उन्होंने बातचीत की है। इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शन नताइज से वो भी खुश नहीं है। सिर्फ PTI नहीं है बल्कि अब तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जी उनको भी एतराज़ है। हालांकि उनका जो वोट बैंक था जो सिंध से था, सिर्फ नून लीग और IPP कह रही है कि बड़े अच्छे इंतखाबात हुए। नहीं, IPP इसको भी तो वो जो कह रहे थे कि हमें बड़े वोट मिलेंगे वो तो नहीं मिले ना, उनको सीटें नहीं मिली। अब उनके पास तो अवामी मैंडेट ही नहीं था ना जी, उनको वोट कौन सा मिलना था वोट? बिल्कुल वो तो सारे तहरीक इंसाफ से गए हुए लोग जी जी। लेकिन इस वक्त पावर पॉलिटिक्स हो रही है। जो पीपल्स पार्टी कह रही है ना वजारतें नहीं लेंगे। देखें पीपल्स पार्टी PDM के 16 माह का बैगेज उतार रही है। बेसिकली वो नहीं चाहती उस 16 माह के दौरान, आपको पता है 30% इन्फ्लेशन है, आज महंगाई है, लोग मर गए हैं, मिडिल क्लास ख़त्म हो गई है, लोअर मिडिल क्लास गरीब ख़त्म हो गया है, आगे भी यही होना है। आज कैबिनेट ने गैस की कीमतों में इजाफे की 65% मंजूरी दी है। इससे पहले 1000% इंक्रीज़ हुआ है। अभी आपने मार्च में ये IMF का प्रोग्राम ख़त्म होना है, आपके नए प्रोग्राम में जाना है क्योंकि आपने 25 से 28 बिलियन डॉलर इस साल आपने अदा करने हैं जो आपके पास है ही नहीं। जब IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको बिजली गैस की मज़ीद कीमतें बढ़ानी है, पेट्रोलियम पर, पेट्रोल पर और डीजल पर आपको GST लगाना पड़ेगा, आपको नए टैक्सेस लगाने हैं। आपको IMF डिमांड कर रहा है कि ज़रिए आमदन को टैक्स नेट में लाएं, आपको प्रॉपर्टी के टैक्स मज़ीद बढ़ाने पड़ेंगे, तो आपको मज़ीद स्क्रू किया जाएगा। तो 3 साल कोई स्पेस नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले बड़े समझदार हैं
क्योंकि जब भी इस किस्म की स्ट्रेटेजी होती है सूबाई हुकूमतों पे कोई उंगली नहीं उठाता। वफाकी शहबाज शरीफ मैं उसी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ, मुझे उसी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ। क्या पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोई अच्छी पॉलिटिक्स नहीं खेली? जी शहबाज शरीफ को इन कर दिया, नवाज शरीफ विड्रॉ हो गए, को अलादीन का चिराग है शहबाज शरीफ? नहीं, ये पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी नहीं है कि शहबाज शरीफ को असल जो देखें दो ऑप्शन उसमें आपको नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ बैक पे गया है, या तो उनकी सौदेबाजी हुई है उनकी बेटी के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि अब उनकी बेटी को सियासत में आना चाहिए। और इस बात को आप तस्लीम करें, उनकी गैर मौजूदगी में नून लीग की जो लड़ाई लड़ी है ना, वो शहबाज शरीफ ने नहीं लड़ी, मरियम नवाज शरीफ ने लड़ी है। तो वो समझते हैं कि उनका भी हक था। तो जब बेटी वजीर आला होगी तो बाप वजीर आज़म नहीं बन सकता, ये बड़ा मैसेज था क्लियर। अच्छा, तो उनके लिए उनके पास चॉइस थी कि या वो वजीर आज़म बन जाए या उनकी बेटी वजीर आला बन जाए। तो उन्होंने वो चॉइस इख्तियार की, और दुनिया का कोई भी बाप हो इस किस्म की पोजीशन पे वो यही रास्ता इख्तियार करेगा। दूसरा ये रास्ता है कि शायद शहबाज शरीफ जो है एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब है, उनकी क्लियरेंस 100% नहीं है, 120% है, आप समझ लें। तो वो दो ये ऑप्शन है, आप दोनों देख लें, आप डिसाइड कर लें, हमारे नाजरीन डिसाइड कर लें, अवाम डिसाइड कर लें कि इसमें से क्या चीज़ इख्तियार की गई। पार्लियामेंट चलती नज़र आ रही है, शहबाज शरीफ मामलात को, हालात को कंट्रोल कर लेंगे ऐसी सूरत हाल में? देखें 3 साल तो आपने, मैंने बताया ना कि आप इस चीज़ को ना भूलें कि हम इस वक्त 3 साल रहेगी ये हुकूमत, इतनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। बेहतर है, इस मुल्क के लिए बेहतर है। आप एंटी अवाम कोई भी काम करेंगे, अपोजिशन खड़ी होगी। और इमरान खान को अगर ज़िंदा रहना है सियासत में तो वो उन्होंने बिल्कुल सही फैसला करना चाहिए कि वो अपोजिशन में रहे। KPK में उनके पास एक एवन आ गया, परफॉर्मेंस देनी है, दे उधर। पंजाब में भी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी, पंजाब में भी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन थी, करने दें इनको 5 साल हुकूमत। और कोई भी एंटी आपको अवाम के कोई खिलाफ कोई चीज़ आती है, आपकी सोसाइटी के खिलाफ आती है, आपके मंशूर के खिलाफ नज़र आ रही है, आप खड़े हो जाएं, आप बिल पास ना होने दें, आप वो काम ना करने दें, अवाम को बताएं। तो ये उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। और 5 साल बाद फिर इलेक्शन में जाएं और इससे बड़ी अक्सरियत के। आज अगर मैं हमेशा कहता हूँ, इमरान खान से मुकाबला अगर किसी नून लीग ने या PTI ने करना है तो इमरान खान को हुकूमत दे दें फेडरल में, आप उसी तरह मुकाबला कर सकते हैं। आप इमरान खान के अपोजिशन में रहते हुए इमरान से मुकाबला नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ से मुकाबले का एक ही रास्ता है कि तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म हो, तहरीक इंसाफ की बड़े सूबों में हुकूमत हो, आप वो एक्सपोज होंगे और उसी तरह उसका आप मुकाबला कर सकते हैं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सनाउल्लाह साहब, ये MQM आई है दोबारा से पार्लियामेंट में, क्या लेगी? बातें हो रही हैं 4 से 5 वजारतें, फिर दोबारा से लेन देन इत्तेहाद हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वजारतों के लिए। ये क्या हो रहा है सर? देखें, पावर पॉलिटिक्स इसी को जो मैं पहले भी बताया कि आप इन्वायरमेंट देखते हैं, माहौल देखते हैं, आप एक पार्लियामेंट में जो नशिस्तें आ रही हैं उसको देखते हैं और उसके मुताबिक आप सौदेबाजी करते हैं। उसकी मैं मिसाल मौलाना की दूंगा। मौलाना की जो एक्सपेक्टेशन थी, मौलाना को वो नहीं मिला। मौलाना समझता है कि MQM को तो जितवा दिया गया, मुझे हरवा दिया गया, नून लीग को जितवा दिया गया पंजाब में, हमें हरवा दिया गया, मेरी औलाद तक नहीं जीत सकी, मैं खुद हार गया हूँ। तो उनके गिले इस किस्म के हैं लोग। अब जो है ना, लोगों में बड़ा शऊर है। ये जो मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया है ना, इसने लोगों को मौलाना साहब का या MQM का या किसी और जमात में अगर कोई वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो अवाम उसको देख रहे हैं। आप ये ना समझे कि लोग नहीं देख रहे। आजकल एक अनपढ़ आदमी को भी पता है सियासत का। अब वो ज़माना चला गया कि जब लोगों को पता नहीं होता था और लोग बिरादरी की बिरादरी वोट डालती थी। अब तो चेंज हो गया है। अब तो आपने देख लिया इस इलेक्शन में, जिनके पास अगर कोई 200 उम्मीदवार थे, 250 PTI के, और उनके हर एक का अलग-अलग इंतखाबी निशान था और पता भी नहीं था। आप देख लें ना, पार्लियामेंट में जो आज़ाद उम्मीदवार आए हैं, जिनको तहरीक इंसाफ के आप कहते हैं कि वो साथी हैं, उनके टिकटों पे आए हैं, तो आप जानते हैं उनको। आप और हम 2 दहाइयों से ज़्यादा पार्लियामेंट कर रहे हैं ना, कैसे लोग आए हैं। पहले लोग नामों पे आते थे, इस दफ़ा तो हमें भी नहीं पता ये कौन लोग थे। सिर्फ उनको कहा था कि जी ये बल्ले के लोग हैं, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल फैसल करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, थैंक यू वेरी मच, हमें वक्त दिया। कुंडी साहब, ये तो डेडलॉक हो गया है। PTI ने तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है कि ना नून लीग से बात होगी, ना पीपल्स पार्टी से होगी, ना MQM से होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, PTI ने बात की, मुझे नहीं समझ आ रही किस तरीके से संजीदा है या नहीं है। कभी वो कहते हैं बात होगी, कभी कहते हैं नहीं होगी।
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बिल्कुल एक क्लियर मौकफ है। जो भी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बाज़ाब्ता पर रब्ता करना चाहती है, हमारी 7 रुकनी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी जो हमने बनाई है, उसके साथ वो रब्ता कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। वो कमेटी फिर आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को अपडेट करेगी कि क्या क्या बात हुई है, क्या क्या हुआ है। उसके बाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करेगी हमने क्या करना है। मौलाना फजल रहमान बड़े नाराज नजर आए, उनको मनाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं कुंडी साहब? मौलाना फजल रहमान किससे नाराज हैं भाईजान? मौलाना फजल रहमान आप लोगों से नाराज हैं जी। वो कहते हैं कि मैं तो इस इत्तेहाद का हिस्सा ही नहीं बनूंगा। देखें, इत्तेहाद का हिस्सा बने न बने उनका एक जमहूरी हक है। पिछले भी मौलाना फजल रहमान साहब नाराज थे और हल्फ भी लेने नहीं चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 2018 में उनको कहा कि आपको पार्लिमान के रस्ते इख्तियार करना चाहिए। अच्छी बात है, उनको वो बात याद है अभी तक और वो पार्लिमान के रस्ते इख्तियार कर रहे हैं। बाकी वो है कि उनका अपना जमहूरी हक है कि वो हुकूमत में बैठते हैं या अपोजिशन में बैठते हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, और मेरा बड़ा थोड़ा सियासी तजर्बा है, इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है, वो हुकूमत के हिस्से ही होंगे। एहतजाज की कॉल दे दी है, हफ्ते को दोबारा से कहते हैं कि एहतजाज होगा। पीटीआई कहती है हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे, हम पार्लियामेंट में भी जाएंगे। तो कितना टफ होगा हुकूमत को चलाना मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए, चूंकि आप भी अब उनके इत्तेहादी हैं। आप लोग किस तरीके से फेस करेंगे इन चीज़ों को? देखिए, वो बात उनकी बिल्कुल जो है वो एक हक बजानिब है जो वो कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी रिजर्वेशन है इलेक्शन के ऊपर। और हमें भी जब सीसी में हम थे, हमारे चारों सूबों के हमारे जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने बताया किस तरीके से उनके साथ ज्यादती हुए हैं। वो सिर्फ JUI के साथ नहीं हुई बल्कि पीपल्स पार्टी के साथ भी हुई है, बाकी जमातें भी जिक्र शो की हैं। लिहाजा इलेक्शन पे सवाल निशान तो मुख्तलिफ हल्कों में मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना वाइट पेपर कहें या जो भी चीज़ें हैं वो बहुत जल्द जो है वो अवाम के साथ भी शेयर करेगी, जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो हमें अपडेट कर रहे हैं चीज़ों पे। तो ये चीज़ें तो हैं, आप ये नहीं कह सकते कि 100% शफाफ इलेक्शन हुआ है। बहुत ज़्यादा सवाल निशान इस इलेक्शन पे उठे हैं और वो जो है उनका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। कुंडी साहब, एक तरफ अपोजिशन में बैठने की बात करते हैं, एक तरफ जरदारी साहब सदर बनने की बात करते हैं, कहते हैं कि हमें आइनी सीट्स भी चाहिए। तो ये क्या कोई डबल पॉलिसी नज़र नहीं आती है कि या तो आप एक साइड पे रहें या दूसरी साइड पे रहें? ये किस तरह होगा सर? देखिए आवाज साहब, मैं आपको बात क्लियर करूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने CC की मीटिंग कॉल की जी। उसमें मौकफ हमारे मेजॉरिटी हमारे दोस्तों का ये था कि हमें PMLN के साथ नहीं बैठना चाहिए क्योंकि हमारा माजी का तजर्बा कोई अच्छा नहीं रहा। जी हाँ। एक तरफ PTI जो है वो कह रही थी कि मैंने किसी से बातचीत नहीं करनी है। अब हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम PMLN को सपोर्ट करते या हम अपोजिशन में बैठते, और उसका मकसद ये था अपोजिशन में बैठना कि आप पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएं। पाकिस्तान इस वक्त दोबारा इलेक्शन का मुतामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम अपोजिशन में जाते किसी के पास मेजोरिटी नहीं होती। तो उसमें सबसे जो बेहतरीन हल निकला कि हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे। हम उनको जो है बिल्स जो उनके होंगे, जो कानूनी चीजें होंगी, उनमें हम सपोर्ट उनको करेंगे जो मुल्क के लिए बेहतरी के लिए होंगे। हम तनकीद बड़ा इस्लाह भी करेंगे। हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए चीजें अच्छी होंगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो नहीं होंगी वहां पर हम उनको अपोजिशन भी करेंगे। लिहाजा हम उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं, वोट देंगे, एतमाद का वोट भी देंगे और हम जो है काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुज़ाकराती कमेटी बनाई है 7 रुकनी। अडियाला जेल का रास्ता भी आपको पता है, अडियाला जेल भी ओपन है, आप जा भी सकते हैं। तो इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं कि डायरेक्ट चले जाएं मुल्क की खातिर बानी PTI के पास आप? देखें, हम बिल्कुल अडियाला की तरफ जाते अगर जो है वो हमारे उसका हिस्सा होते, क्या नाम है, हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होते हैं। हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं मियां शहबाज शरीफ साहब। PTI ने कहा कि हमने किससे मुज़ाकरात नहीं करने। जब वो किससे मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्यों अडियाला जेल जाएं? किस लिए हम अडियाला जेल जाएं? या तो हम कैंडिडेट बन जाते हैं और उनमें कोई लचक होती, तो वो चीजें नहीं है उनकी अगर आप गुफ्तगू सुने, उनकी बातें सुने, कभी एक कहता है मुझसे बिलावल साहब रब्ता कर रहे हैं, दूसरा कहता है मुझसे ज़रदारी साहब रब्ता कर रहे हैं, कोई क्या कह रहे हैं, कोई क्या कह रहे हैं। और हकीकत यह है कि किसी के साथ भी उस पार्टी ने रब्ता करने की कोशिश नहीं की। हम अगर वज़ीर आज़म नहीं बन रहे हैं, हमारा कैंडिडेट वज़ीर आज़म का नहीं है, तो हम क्यों इनके साथ रब्ता करेंगे? मैं आपसे आखिरी चल गया। जी कंटिन्यू करें सर। इनको पता चल गया कि अब सियासी तनाई का शिकार हो गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ रब्ता नहीं कर रही हैं। अभी कभी कहते हैं रात को बिलावल साहब रब्ता कर रहे थे, कोई कहता है मुझे, हमने कोई रब्ता नहीं किया है। इन्होंने अगर रब्ता करना है, इन्होंने पॉलिटिकल वो करनी है, तो बिल्कुल हमारे दरवाजे हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए खुले हैं। हमारी जो 7 रुकनी कमेटी उनसे बातचीत कर सकते हैं
उसके बाद पार्टी फैसला करेगी हमें क्या करना है। पिछली जो हुकूमत थी जिसमें इत्तेहाद था आप लोगों का, सारी पीडीएम थी, वो आप लोगों का एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं रहा था मुस्लिम लीग नून के साथ, तो अब दोबारा से ये एक्सपीरियंस, दोबारा से साथ वज़ीर आज़म के लिए आप वोट उनको करेंगे, यानी आप शहबाज शरीफ पर एतमाद ही करेंगे ना सर? देखिए 16 महीने का एक्सपीरियंस तो हमने बड़ी तनकीद आपसे भी सुनी, मीडिया से भी सुनी, बाकी चैनल से भी सुनी, सब ने तनकीद हम पे की, और वाकई उसमें जो है हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, जिसपे हमारी मेजॉरिटी सीसी ने कहा कि हमें उनका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हम वोट इसलिए दे रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि हम पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन नहीं देखना चाहिए। इलेक्शन कोई इतना आसान खेल नहीं है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन देखें, बलूचिस्तान का इलेक्शन देखें, जहाँ लॉ एंड सिचुएशन जिस तरीके से थी, जहाँ पर लोगों की जानों की कुर्बानियां देनी पड़ी, जहाँ पर हालात खराब थे, इकोनॉमिकल कर्ज से मुल्क गुजर रहे, आप कहते हैं दोबारा अरबों रुपए खर्च हों और इलेक्शन हों, तो पाकिस्तान इससे मुतामिल नहीं हो सकता। लिहाजा इसलिए हम शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन ना हो। अदरवाइज हमें कोई शौक नहीं है, हम इस जमात को सपोर्ट करते या उनके हिस्सा बनते। हाँ, हम काबीना का हिस्सा बिल्कुल नहीं होंगे, और हम सिर्फ जो है उनको सिर्फ वोट दे रहे हैं ताकि आगे ये हुकूमत चले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी KPK में भी PTI के जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं उनकी मुखालफत कर रही है, वहाँ पर कोई मुखालफत है या आप उधर से बिल्कुल ईजी हैं? आप कह रहे हैं कि जो उनके पास अक्सरियत है उनकी मर्जी, जिसको बनाएं जिसको ना बनाएं? देखिए, इंडिपेंडेंट बैक्ड बाय PTI है, उनकी अक्सरियत है, वो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर अपना बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पर मुझे एक सवाल है, वो सिर्फ आपसे नहीं है, मेरी अपनी रियासत से है। 9 मई को वाक़यात हुए थे, 9 मई के वाक़यात पे हमें जो रियासत ने बात की कि ये चीज़ें हुई, GHQ पे हमला हुआ, कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ, बहुत गलत काम हुए और वाकई गलत काम हुए थे, जिस पे आप भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था, जो भी मुहब्बे वतन था वो कह रहा था। और जिस शख्स को नॉमिनेट किया गया था उसके अंदर वो वज़ीर आला के कैंडिडेट है, वो पंजाब के वज़ीर आला के भी शायद उनके कैंडिडेट हैं, बाकी भी हैं। तो मेरा रियासत से सवाल है कि जो लोग 9 मई में JIT में है और जिनमें नाम आए थे और जो मुलविस थे, जो बकौल रियासत ने हमें बताया था, अगर वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाते हैं, अगर वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाते हैं, अगर वो काबीना के कैंडिडेट बन जाते हैं, तो वो माफ है। तो अगर खुदा न खास्ता अगर ये चीज़ है, तो कल खुदा न खास्ता कोई और जमात अगर ऐसा काम करेगी, फिर उनके साथ भी 2-3 महीने बाद ऐसी सुलह हो जाएगी, आप वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बन जाए तो आपको भी माफ कर देंगे। लिहाजा रियासत से सवाल है कि 9 मई की जो चीज, अगर ऐसे लोगों को आप माफ कर सकते हैं कि जो नॉमिनेटेड थे, तो फिर बाकियों का क्या कसूर है? सलाम साहब, फैसल करीम गुंडी बड़ा क्लियर ये कह रहे हैं कि कोई गुंजाइश नहीं है कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK बने। देखें वो क्योंकि ख़ुद भी DI खान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके सियासी हरीफ हैं, उनकी बातें किसको खुश करने के लिए वो बातें कर रहे हैं, क्या वो खुश फहमी का शिकार हैं किसी का? लीगल कोई उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो ये बात करें। पीपल्स पार्टी ये बात नहीं कर रही, सिर्फ फैसल करीम कुंडी साहब ये बात कर रहे हैं। जी, वो उस हल्के से हैं और उनके सियासी हरीफ हैं, उन्हीं से वो हारे हैं। आपको पता है नेशनल असम्बली की सीट वो जो जीते हैं मौलाना फजल रहमान से और फैसल करीम कुंडी से ही जीते हैं, और वो आइंदा भी आने वाले दिनों में भी वो उनके सियासी हरीफ होंगे। जब भी इलेक्शन होंगे उनके मुकाबिल वही होंगे, दोनों का हल्का एक ही है। तो इसको आप हम उस लीगल अंदाज में अगर देखें तो अली अमीन के वज़ीर आला बनने में कोई कानूनी जो है वो रुकावट नहीं है। जब एक बंदा इलेक्शन लड़ने का अहल है तो वो वज़ीर आला वज़ीर बनने का भी अहल होता है। ये सिंपल सी बात है। इसमें अगर किसी को कोई और तरीका इख्तियार, एक ही तरीका है इसमें कि PTI के चेयरमैन ख़ुद उनका नाम वापस लें, वरना कोई तरीका नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान अली अमीन का नाम इतनी जल्दी इतनी आसानी से वापस लेंगे। जब उन्होंने कोई फ़ैसला किया है, कोई सोच के ही फ़ैसला किया है, और उनकी कुर्बानियाँ भी होंगी, यकीनन किसी वजह से उनको बनाया है। सबसे पुराने साथी हैं और जहाँ भी मुश्किल वक्त है वो उनके साथ खड़े रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनका नाम इतनी आसानी से वापस लिया जाएगा। आज बानी चेयरमैन PTI ने तो एक चैप्टर क्लोज कर दिया है कि ना पीपल्स पार्टी से बात होगी, ना नून लीग से बात होगी, ना MQM से बात होगी। नहीं, वो तो देखें ना, एक मेरा अपना जो तजिया है, जो मैं समझता हूँ, तहरीक इंसाफ इस वक्त ना बानी चेयरमैन नहीं चाहते कि वो वफाक में हुकूमत साजी करें। ये इनकी इन बातों से ये बात क्लियर हो चुकी है। जब वो किसी पार्टी से मुज़ाकरात के लिए भी तैयार नहीं और ना ही वो अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, तो फिर इसका मतलब यही लिया जाता है कि तहरीक इंसाफ को सिर्फ इस वक्त KPK के अलावा किधर कोई दिलचस्पी नहीं है। वरना वो पंजाब में भी जा सकते हैं, पंजाब में उनकी बड़ी सीटें हैं। आज वो जो एक मैं आपको बड़ी खबर भी बता सकता हूँ, वहाँ पे आपको पता है अलीम खान भी उम्मीदवार थे वज़ीर आला के, तो उनका नाम निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी में लोग आ रहे हैं।
मुझे जो खदशा नज़र आ रहा है, जो खदशा भी कह सकते हैं और एक सियासी चाल भी कह सकते हैं, कि आखिरी वक्त पर तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान आएगा कि वलीम खान को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए, तो फिर क्या पोजीशन होगी? अब्बास साहब आप मुझे बताएं। कभी भी ऐसा मेरे सोर्सेज के मुताबिक कभी भी सोर्सेज की बात ही नहीं। जब मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मौलाना फजल रहमान तो उनके साथी नहीं रहे, और दोनों जमातों के दरमियान जो कशीदगी रही है, नाम लेके किस किस्म के अलकाब देते रहे हैं इमरान खान मौलाना फजल रहमान के लिए, या उनके पार्टी के लोग देते रहे हैं, और आज वो आपको पता है मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं, और आपके चेयरमैन ही जा रहे हैं जो सिटिंग चेयरमैन है मौलाना फजल। मुज़ाकरात हो भी गए हैं। जी, तो आप इससे अंदाज़ा करें तो फिर क्या हो सकता है? फिर अलीम खान तो उनके साथी रहे हैं, उनके फाइनेंसर वो कहते हैं मैं रहा हूँ, उनके हेलीकॉप्टर वो यूज़ करते रहे हैं, बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें, उनके राजदान भी हैं। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी, मारूफ कानूनदान अजहर सिद्दीक एडवोकेट इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। क्या देख रहे हैं, किस तरफ जा रही है सियासत? इलेक्शन कमीशन में इतनी दरख्वास्तें चली गई, क्या आप अदालतों से उम्मीद कर रहे हैं, क्या फैसले होंगे? मैंने तो सर देखा है उसको, मैंने बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। देखिए बात को समझिएगा, एक तो अब सियासी महाज पे भी जंग शुरू हो चुकी है। सियासी महाज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने कमेटियां तश्कील दे दी हैं जो सियासी जमातों से राब्ते में आएंगी। उम्मीदवार नामजद कर दिए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब के अंदर भी, वफाक के अंदर भी, और उसके अलावा एक पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दे दिया है। तो ये जो अवाम का एक मुतालबा था कि खामोशी से बैठे हुए हैं, और वो चीज़ बड़ी वजाहत के साथ अब सामने आ गई है, और अब उन चीज़ों को उस तरह से देखा जा रहा है सारा, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसका असर बहुत ज्यादा होगा। जहां तक है अपना कानूनी जंग, तो कानूनी जंग में याद रखिएगा 70 सीटें जो है ना, ये वो नहीं होगा 35-55 वाला हिसाब। आप बता दें हम आपको, हमने अब तक की जो कार्रवाई सारी की है, जो सोचा है, वो हम ये 70 सीटें लेकर रहेंगे। ये इतना आसान काम नहीं है कि, इसीलिए पहले अदालतों में, हाईकोर्ट में आया गया, फिर अब इलेक्शन कमीशन के सामने है। इलेक्शन कमीशन का किरदार बताने के लिए इनको बेसिकली असल में प्रॉब्लम ये है कि सब लोगों को जोड़ा हुआ है फेविकॉल ने। आजकल फेविकॉल मेरा जो फिक्रा है ना, बड़ा मशहूर है, आपको पता है बॉन्ड की तरह से है, और इस वक्त आगे को पता है कि फेविकॉल का किरदार कौन अदा कर रहा है। इमरान खान अकेला इस तरफ है, पूरी दुनिया सारा, यानी पूरा हर कोई कौन सी ऐसा तो अभी आप अंदाजा लगाएं, अभी भी गिरफ्तारियां चल रही हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, कारोबार सील किए जा रहे हैं। ये निगरान हुकूमत का दौर में हो रहा है। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, लेकिन मैं आपको इतनी 70 के करीब गिरफ्तारियां हैं, अरेस्ट हैं, डिटेंशन हैं, गैर कानूनी काम किए हैं, कि उनका रिकॉर्ड जो है वो सारा हमारे पास अवेलेबल है, और सारा वक्त के ऊपर सामने लेकर आएंगे, और एक चीज को हम आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह अजीज। इलेक्शन कमीशन में भी चल रहा है। इलेक्शन कमीशन में फॉर्म 45-47 की हद तक एविडेंस इतनी ज्यादा हमारे पास मौजूद है, और ये जो कह रहे हैं ना कि फॉर्म 45 तैयार कर लिए, फॉर्म 45 किसने तैयार कर लिया भाई? फॉर्म 45 नाम लिखे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं कैंडिडेट क्या है, जितने वोट वहां पर पड़े, किसको क्या पता कितने वोट पड़े हैं। ये सारा कुछ ऐसे तैयार नहीं हुआ, ये उनके हाथों से लिखे हुए हैं, दस्तखत हुए हुए हैं, स्टैंपें लगी हुई हैं, उनके फोरेंसिक में भी सारा कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अब स्टेज के ऊपर जो है ना, पहली स्टेज के ऊपर ये बुरी तरह पिट चुके हैं, और अब वो सवाल उठा रहे हैं, यानी PMLN के अंदर से भी आवाजें हैं कि भाई हमारा क्या कसूर था, अगर आपने बाकी लोगों को जितवा लिया तो हमें क्यों नहीं जितवाया। और इसी तरह सिर्फ यहाँ नहीं है, और ये बात अपना मौलाना फजलुर रहमान ने भी बात कर दी है, और अपना उधर से GDA ने भी ये बात कर दी है। तो जो जमातें फेविकॉल जोड़ के रखती थी, वो उसके लिए मसले बन गए हैं। अब आने वाले दिनों में आप बड़ा एग्रेसिव स्टैंड देखेंगे, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टफ टाइम देती नजर आएगी बाकी जमातों को। अजहर साहब, आपके हलके में ये जो सियासी वफादारियां तब्दील होती हैं, ये हमारी पॉलिटिक्स का बड़ा हिस्सा है। लोग ख़रीदे भी जाते हैं, माजी के अंदर भी इस तरह की मंडियां लगती रहीं। आपके हलके में जो इंडिपेंडेंट थे, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, वो मरियम नवाज़ के साथ जाके तस्वीर बनवाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं, वो वीडियोस रिलीज़ होती हैं। इस हवाले से भी कानून का कोई रास्ता इख्तियार कर रहे हैं क्या? कोई इस हवाले से भी स्ट्रेटजी बताएं अपनी, क्या हो रहा है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, NA 121 में मुझे शुरू में कहा गया है कागजात नामजदगी दाखिल करने का। मैं कोई इंग्लैंड में था, बड़ा मुश्किल वक्त जैसा भी है, बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना है, मैंने कागजात नामजदगी दाखिल कराए। NA 122 में लतीफ खोसा साहब थे,
तो लतीफ़ खोसा साहब की वजह से उन्होंने, जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं, तो इसलिए वो, मैंने तो उस तरफ आया नहीं, मैंने उधर से छोड़ दिया। 121 में बाकायदा फाइनल हो गया था मेरा नाम। फिर एकदम पता चला कि पता नहीं वसीम कादर को टिकट दे दिया गया। और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं इलेक्शन में पैसे लगाने का कायल तो आदमी हूं नहीं। मैंने इलाके में दौरा भी किया, वहां पता लगा दफ्तर शफ्तर खोलने हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन ये टिकट जिस तरह से दी गई, अब तो हमारा नजर ने भी कह दिया, बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि पैसे दे के ये टिकट दिया गया और वो वही पैसे लेके आगे उन्होंने वफादारी तब्दील कर ली। अब इसमें 4 बड़ी गलतियां उनसे हुई हैं। पहला तो है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से हुए, उनका अपना वोट बैंक कोई नहीं है। अगर पीएमएलएन का वोट बैंक था तो वो तो रहील असगर ले गए थे। इन्होंने डिक्लेरेशन दिया हुआ है और डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है कि पीटीआई के कैंडिडेट है। तो पीटीआई के कैंडिडेट होने की वजह से और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला लेने से मुराद ये नहीं है कि आप पार्टी बैन कर दी है। पार्टी बैन नहीं, पार्टी अपनी जगह पर मौजूद है। मैंने एक आईनी दरखास्त दायर की हुई है, उस आईनी दरखास्त के अंदर ये सारे पॉइंट हमने उठाए हुए हैं कि पार्टी का निशान लेने से मुराद ये नहीं है कि पार्टी बैन हो गई है। फिर इसी बात को अगर हम आगे थोड़ा सा आगे बढ़ाकर लेकर चले, हम इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि अब ये जितने भी चले गए हैं, अब आर्टिकल 63 में इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, पार्लिमानी पार्टी, और चाहे वो हलफ ले ले, आप ये आजाद कैंडिडेट तो थे ही नहीं। लेकिन जैसे ही ये मिसाल के तौर पर ये जाके पीएमएलएन के कहने पे जाकर अगर ये डालेंगे अपना वोट अदम एतमाद का या एतमाद का वोट, तो हमारी डायरेक्शन इसको होगी नहीं भाई। हम बाकायदा इसको कहेंगे कि नहीं भाई, तुमने इधर वोट नहीं डालना, और उसके बाद फिर 63 डे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये इसका वोट काउंट भी नहीं होगा और ये नाहल भी हो जाएंगे। तो तैयारी हमारी पूरी है और इसमें मेरा ख्याल है इसमें कोई पार्टी लेवल के ऊपर इंक्वायरी भी हो रही है कि टिकट देने में कौन लोग थे, किस तरह टिकट दिया गया और किस तरह। अजहर साहब, इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ रहिएगा। सनाउल्लाह स्टूडियो में मौजूद है। 70 सीटें तहरीक इंसाफ कहता है कि हमने वापस लेनी है। सनाउल्लाह साहब, आपको नजर आ रहा है ये सब कुछ होता हुआ? पहले तो अजहर सदीक साहब बताएं, वो कह रहे हैं जो मेरे हल्के में टिकट दिया गया था पैसे लेकर दिया गया था इनकी पार्टी ने, तो किसने सर पैसे लिए थे, इनसे ज़रा ये पूछ लें। बाकी 70 सीटें तो अदालतें फैसला करेंगी या इलेक्शन कमीशन करेगा। मुझे नहीं लगता कि जो हो गया, चंद सीटें हो सकती हैं, लेकिन जब माजी में भी आपको पता है अदालतों में और ट्रिब्यूनल्स में ये केस चलते रहे हैं तो इतना आसान नहीं होता ये चीज़ें। और मेरे ख्याल में अब तहरीक इंसाफ ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और जब अजहर सदीक साहब ख़ुद बता रहे हैं कि अब कमेटियाँ बना दी हैं सियासी जमातों से रब्ते के लिए, और जो वज़ीर आज़म के लिए नामजदगी की है, मेरे ख्याल में वो सबसे बेहतरीन काम है। और जो टकराव की बजाय इमरान ख़ान ने जो है ये रास्ता इख्तियार किया, जमहूरी रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि उमर अयूब को जितना मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, वो किस किस्म की तबीयत के आदमी है। और बेहतरीन फ़ैसला है ये मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म के लिए जो उन्होंने नामज़द किया। उन्होंने KPK का या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं किया, इस किस्म का उम्मीदवार लेकर नहीं आए जो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़ा हो जाए तो या रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए, तो ये फ़ैसला बेहतर है। लेकिन अजहर सदीक साहब ने ख़ुद अपनी पार्टी पे भी इल्ज़ाम लगाया, ये भी इनसे पूछने की ज़रूरत है कि किसने पैसे लिए उस टिकट के लिए और कितने पैसे लिए गए। शहबाज शरीफ साहब, अजहर साहब आप ज़रा इसको कैरी ऑन करें। सनाउल्लाह ने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है कि पार्टी पंजाब के अंदर ये टिकटों की तकसीम में क्या कोई लेन देन हुआ है, जैसा आप बता रहे हैं? आप सुने, मेरी बात सुने, ये हमाद अजहर साहब ने कहा है, इल्जाम तो ना, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है इस बात का। मैं तो ये बता रहा हूँ कि इस तरह की बातें हो रही हैं, ताकीद होना जरूरी है कि अगर ये हुआ है। लेकिन जो है ना, आगे दूसरी सियासी जमात के अंदर ये बड़ा वादे तौर पर कहा जा रहा है कि पैसे दे के बाकायदा जो है वो ज्वाइन किया। ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये आने वाले दिनों में कागजात के साथ सामने आ जाएगा कि यानी एक दिन भी ठहरा नहीं है, ना गिरफ्तारी हुई। ये तो आप सब लोगों को पता है। और वैसे भी आना चाहिए ना, कि पता होना चाहिए ये जिन लोगों के साथ राब्ते में थे, जिन लोगों ने अपना जो कुछ भी है वो हकायक सामने आ ही जाएंगे बहुत जल्द इंशाअल्लाह। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई सबूत है। ये जो बातें हो रही हैं आसपास, जो लोगों तक बातें हुई हैं, बहुत से लोगों ने आकर, मुझे तो बहुत रोजाना लोग आकर बताते हैं, नाम भी बताते हैं। मैं नहीं बातों पर यकीन करता जब तक पार्टी अपने तौर पर कोई इंक्वायरी नहीं करती। लेकिन इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, ताकि आइंदा से ऐसे लोग, कई लोग छोड़ के गए ना, कि एक से इब्तिदा करेंगे तो सबके नाम सामने आ जाएंगे। KP के वजीर आला के लिए अजहर साहब क्या समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर का रास्ता क्लियर है या अभी भी हर्डल्स हैं? क्योंकि बहुत से हल्के कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में वो मुलव्विस हैं, तो इसलिए उनको वजीर आला KP के नहीं बनाना चाहिए, ना वो बन सकते हैं।
कानूनी राय दीजिएगा इसमें सर। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, बड़ा दुख और अफसोस होता है। अब तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया कि 9 मई के बयानिया के हवाले से बात आ गई। अब तो लोग भी वैसे बातें कर रहे हैं। देखिए, पर्चों में नाम आना का मतलब ये नहीं है कि आप मुजरिम हैं। कितने पर्चे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पर्चों, इवन कहा कि अगर इश्तिहारी भी है तब भी नहीं। इस हद तक तो चली गई है। और किसी केस में अभी तक सजा कौन सी हुई है? जब सजा होगी तो भाई वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जैसे इमरान खान डिस्क्वालीफाई हुए थे सजा के बाद। जब वो ट्रायल चलेगा तब की बात है। और इन माय ओपिनियन बेहतरीन चॉइस है, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अब अमीन गड्ढापुर साहब देखे इतना ठहरे रहे, क्या कुछ नहीं हुआ उनके साथ। लेकिन वो तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया है जी, 2021 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उनको गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया है। देखिए, मुझे ये बताइएगा, अभी आपने खुद कहा 2021 का उन्हें आज याद आया इलेक्शन कमीशन को, आजाद जम्मू कश्मीर ने। और वो है भी क्या? कुछ भी नहीं है। अगर कोई मिसाल के तौर पर खिलाफ वर्जी है भी तो वो ज्यादा से ज्यादा जुर्माना होना होता है, तो उन्हें जाने की जरूरत भी नहीं है। उनके वकील जाएंगे, वकील पेश होंगे, और वैसे भी वो चैलेंज हो जाएगा। उनका जो समन है ये बदनीति पर मबनी है, ये टाइम कोई नहीं है। ये नजर आ रहा है कि अपना फेविकॉल बहुत अहम किरदार है जी। सनाउल्लाह साहब, सैकड़ों खबरें मैंने रिपोर्ट की हैं इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से कि उसने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर दी। आज तक कभी मैंने नहीं सुना कि किसी को वारंट गिरफ्तारी किसी के जारी कर दिए गए। क्या समझते हैं, केपीके में रुकावट है, कोई चीज़, रास्ता क्लियर है? आपका ताल्लुक है डीआई खान से। देखें, अली अमीन को जितना मैं जानता हूं, और जो अगर जब उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन हुआ है, तो फिर वो वज़ीर आला बनने के भी अहल हैं। और जमहूरी जो माशरे होते हैं उसमें यही तरीका होता है। ट्रंप भी तो अमेरिका के सदर बने थे, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था। तो अली अमीन पर जो मुकदमात हैं उनकी भी आपको पता है। और जब सुप्रीम कोर्ट आपकी इजाज़त दे रही है और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, और सिर्फ वो सूबाई असम्बली की सीट नहीं जीते, नेशनल असम्बली की भी सीट जीते हैं। और ये अहलियत जो है ना, इस बुनियाद पर जमहूरी जो इदारे होते हैं उसमें ये नहीं होती। अगर अहलियत की बात हो तो फिर भारत का सदर मोदी ना होता, वज़ीर आज़म मोदी ना होता, कोई और होता पढ़ा लिखा जिसने PhD की होती, और वो पढ़े लिखे भी है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, जहाँ तक आपकी रियासत की बात है, इस्टेब्लिशमेंट की बात है, अगर वो नहीं चाहती तो फिर तो रुकावटें होंगी। लेकिन पार्टी ने अगर उनको नामज़द किया और उनको वोट के ज़रिए इंतखाब किया जाता है तो वो बिल्कुल अहल है। और मुकदमात, सदीक साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि FIR में नाम आ जाते हैं। कितने लोगों के आते हैं? शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ FIR नहीं थी। मरियम वज़ीर आला बनने जा रही हैं, उनको सज़ा भी हुई थी जो बाद में ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ें सियासत में चलती रहती हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी राह में कोई रुकावटें हैं। अगर रुकावटें खड़ी की जाएंगी तो वो कानूनी तरीके से उसको डील किया जाएगा। और अगर वो किसी केस में उनको सज़ा होती है और नायल होते हैं तो फिर वो बात बनती है। वरना पर्चों में नाम होने से कोई नहीं कि उसको रोक सकता है कि वो वज़ीर आला नहीं बन सकते। उन पार्टी ने अक्सरियत हासिल की है और उनकी मर्ज़ी है, उनकी अगर वो पॉलिसी है उस हवाले से तो वो बना सकते हैं। किसी को भी बना सकते हैं जो इलेक्शन लड़ के कामयाब हुआ है, चाहे वो अली अमीन हो चाहे कोई और हो। बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमें एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सीनियर सहाफ़ी सनाउल्लाह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मज़ीद बातचीत उनसे जारी रखेंगे। वेलकम बैक। IPP के तर्जुमान खुर्रम हमीद रोकड़ी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में मारूफ कानूनदान शोएब शाहीन भी बातचीत का हिस्सा होंगे। आइए इनसे बात करते हैं। रोकड़ी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। क्या सूरत हाल बन रही है? तमाम जमातें इलेक्शन को मान ही नहीं रही, इलेक्शन रिजल्ट्स को नहीं मान रही। क्या बनेगा, क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको? इलेक्शन रिजल्ट्स को मान रही हैं सर, सारे मान रहे हैं। सिर्फ वो जमातें या वो टेंटिकल्स या वो लोग जिन्होंने, शायद मैं ये कहूँ कि अपनी जो उनकी पॉलिटिकल जो थी अलाइनमेंट, उसको जब वो दुरुस्त नहीं रख सके और जो पॉलिटिकल रिजल्ट्स उन्होंने लेने चाहिए थे उनको वो ना ले सकने की वजह पर नाउ दे आर सेइंग कि जी हमने इसको मानते नहीं। सर, उनको तो पॉलिटिकल रिजल्ट्स मिले हैं। पूरी दुनिया ने देखा है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल रिजल्ट्स सामने आए हैं, चेंज हुए हैं रातों रात। ये तो बड़ी एक आम सी बात हो गई है। अब इसमें तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया ने नहीं देखा, हमने देखा। मैं ये क्लेम करता हूँ और मैं आपके शो के तवज्जुह ये कहता हूँ
कि दरादम ख्याल से बैलेट पेपर ला के और जाली 45 फॉर्म बना के प्रिंट करके निकाले गए। अब फिर इस पे क्या बोलेंगे आप? सर वो पॉलिटिकल पार्टी कैसे फॉर्म 45 जाली बना सकती है जिसको तो बना सकती है। कंपेन नहीं करने दी गई, जिनको तो घरों से नहीं निकलने दिया गया। सर मेरे साथ आज राब्ता कर लें, मैं आपको बंदे दे देता हूं ऐसे जो आपको बैलेट पेपर भी बना के ला देंगे और 45 भी बना के ला देंगे, जिन्होंने इनके लिए बनाए हैं। सर आपके तो रिसोर्सेज होंगे, मैं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं। सर मैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि बीइंग एज अ पॉलिटिशियन मुझे पता है कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं और कौन से काम करने और कौन से नहीं करने। मुझे इवल साइड का भी और दूसरी साइड का भी इन पॉलिटिक्स पता होना लाजमी है। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन हमारे साथ ज्यादती हुई है, असल ज्यादती उन्होंने की है। और वो जो फोर्जरी हुई है और जो पोलिंग एजेंट्स के साथ मिलके जो गदर उन लोगों ने किया है, उस गदर को भी छुपाया जा रहा है शोर में और अपनी तमाम गलती को इवन मौजूदा गवर्नमेंट पे और दूसरी चीजों पर डाला जा रहा है। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि इस डिसेप्शन को ब्रेक कौन करेगा? मीडिया का काम है, आप जैसे मेरे जैसे लोगों का काम है। क्या हम ये कहेंगे कि दुनिया ने ये देखा है? मैं कह रहा हूं जो मैंने देखा मैं आपको वो बता रहा हूं। सर फॉर्जरी करने वाले जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी वो तो कल फॉर्म 45 लेकर आ रहे हैं दुनिया के सामने, तो बाकी जमातें क्यों नहीं ला रही है फॉर्म 45? सर आप मेरी गुजारिश सुने, फॉर्म 45 किसी पार्टी का काम नहीं होता लाना। आपको अभी तक इस चीज का हमें समझ सर नहीं बिल्कुल पता है सर, लेकिन देखें अब उनके पास फॉर्म 45 ही है एक सबूत के तौर पे। अभी तक पूरी कैलकुलेट 5 बजे पोलिंग बंद हो रही है, 7 बजे तक पोलिंग काउंट ही नहीं हुई और मीडिया के पास फॉर्म 45 पहुंच गया और उन्होंने पूरी। सर ये तो वहां पे जो रिपोर्ट कर रहे थे जर्नलिस्ट, उन्होंने ये सारे रिजल्ट दिए हैं, सारे पोलिंग। मैंने इलेक्शन लड़ा है ना, मैंने इलेक्शन लड़ा है ना, मैं एक इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैं 5 बजे मेरा इलेक्शन क्लोज हो रहा है और मुझे पता है कि कितनी देर लगती है। अभी रिजल्ट्स जब तक काउंट ही नहीं हो रहे, आपने मीडिया के ऊपर, मीडिया ने एक पूरे दिखा के हर चीज को ऑन एयर कर दिया। कैसे भाई, कहां से? यही तो इशू है हमारे मुल्क का। हम एक ऐसी लॉलेस सोसाइटी बन चुके हैं कि हम हर चीज को इसके पीछे डीरेल कर देते हैं। तो सर पार्टी बनना चाहिए, आप लोगों को कोर्ट के सामने बताना चाहिए कि भाई ये फॉर्म 45 जाली है। मैं तो आपके सामने, मैं तो आपके आगे भी ये चीजें कह रहा हूं, किसी और ने कही है ये, मैं कह रहा हूं आपके आगे। सर आगे बढ़ते हैं। तहरीके इंसाफ ने तो अब एहतजाज का फैसला कर लिया है, हफ्ते को कॉल दे दी है, ऑपोजिशन में बैठने का फैसला किया है, कानूनी जंग वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, अवाम के पास जाएंगे। तो ये मामलात हल होते दिखाई दे रहे? नहीं, देखें, कानूनी जंग भी लड़ना चाहिए, असेंबली के अंदर भी बैठना चाहिए, मुस्बित तरीके से अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल को जारी रखना चाहिए। यही वो चीजें थी जब फर्स्ट टाइम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और पीडीएम की हुकूमत बनी। हम उस वक्त ये कह रहे थे कि हम असेंबलीज ना छोड़ें, हम कानूनी जंग लड़ें और हम अपनी प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल मूवमेंट को जारी रखें। ये एहतजाज, रोडों पे लोगों को लाना और एक ऐसी मूवमेंट खड़ी करना कि जिसके रिजल्ट के अंदर ना सिर्फ मुल्क को नुकसान हो बल्कि तमाम की तमाम फाइबर को धेड़ रख लिया जाए। तो आज आप इवेंचुअली इस सारे क्राइसिस को जन्म देने के बाद, इस मुल्क को एक ऐसे स्टेज पर पहुंचाने के बाद, आज अगर दे आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि वो उनको पार्लियामेंट में भी बैठना है, उन्होंने कानूनी जंग भी लड़ना है और उन्होंने पॉजिटिव स्ट्रगल करना है, तो चलें, देर आए दुरुस्त आए। जी सर। फिर अब क्या समझते हैं, ये असेंबली बनेगी, कौन वजीर आजम होगा, ये जरा इसके ऊपर बताएं कि क्या पीछे बैकडोर क्या चल रहा है? आई थिंक सो, नहीं बैकडोर नहीं, एवरीथिंग इज एविडेंट नाउ। आई थिंक सो कि शहबाज शरीफ साहब इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक सो कि नून के पास चली गई है पंजाब और नून के पास है नेशनल असेंबली और पीपीपी के पास है जो आपका जो सिंध है और मोस्ट प्रोबेबली बलूचिस्तान एज वेल। और जो ये जो पार्टी है नाउ, विच पार्टी आर दे गोइंग टू ज्वाइन, उसको हमने देखना है। और केपी चला जाएगा उसके पास, जीबी और कश्मीर वैसे इंटैक्ट है। तो थिंग्स विल सेटल डाउन और हम तमाम को, आपको, मुझे, मीडिया को और तमाम जो भी पार्टीज वाले हैं, तमाम को पाकिस्तान के लिए मुस्बित होकर बिल्कुल 100% अच्छा स्ट्रेट लाइन इख्तियार करते हुए
हर फ्रिक्शन और हर उस मूवमेंट से जिसमें मुल्क का और मुल्क के लोगों का नुकसान हो, उससे बचते हुए अपनी मूवमेंट को जारी रखें। ये तो फिर वो, ये तो सर वही हुकूमत बन रही है जो पीछे 16 माह जिन्होंने रूल किया इस मुल्क पर, जिसके खिलाफ आप भी बहुत तो बननी नहीं अब आप इनकी हिमायत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वजीर आजम बन रहे हैं। नहीं, आप बीजेपी की तो बननी नहीं है। क्या इशू क्या है इस हुकूमत के बनने में आपको, मुझे आप ये बताएं सर। क्या डिलीवर किया उन्होंने 16 माह में सर, आप बताएं ना। 3 साल क्या में डिलीवरेंस थी उनकी? चले उस पे चले जाए। क्या डिलीवरेंस क्या थी सर उनकी? बुजदार की डिलीवरेंस पे आ जाए, चले उस पे को कमालात दिखा दे किसने क्या डिलीवर किया था। सर आप बुजदार की तो चले, पास्ट गुजरे के, मैं तो 16 महीने, मैं तो वो तो एक चैप्टर क्लोज हो गया ना सर। मेरे से एक सवाल आप पूछते हैं, मैं आपको कहता हूं कि उससे पीछे चले जाए, क्या डिलीवर, क्या कारनामा हो गया था सर। फिर अगर इस तरह देखें तो आईपीपी ने भी बड़े दावे किए थे, तरीन साहब रिजाइन कर गए, इस तरह लग रहा था कि आप लोगों ने भी अपना वजीर आला बनाना है, आप लोग भी वजारतों में होंगे, आप लोगों को तो वोट ही नहीं मिले सर। आईपीपी का दावा उस दिन शुरू होता है जिस दिन आईपीपी किसी मकाम पर आती है। इस वक्त मैं चाहे नहरे के जाल बिछाने का कहूं, चाहे मैं सोने के पहाड़ करने कहूं, ये तमाम दावे उस वक्त है, अब भी है। और मैं किसी मकाम पर जब आता हूं, चाहे मैं कहूं कि मैंने 10 करोड़ नौकरियां देनी है और 40 करोड़ घर बनाने हैं, ये तमाम दावे जब मैं किसी सीट पर आता हूं और नहीं करता हूं, देन यू आर सपोज टू आस्क मी। नहीं सर, अब देखें ना, अगर देखें, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, अगर अवामी मैंडेट की बात करते हैं तो आईपीपी को तो मैंडेट मिला नहीं, जो एक सीट ऑन चौधरी वाली थी वो भी आज इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन उसका भी वापस ले लिया है। आगे और सीटें जो हैं वो भी चैलेंज होने जा रही हैं, तो ये नहीं, उसका आपका क्या हल है कि खिड़की से छलांग लगा दी जाए? देखिए ना, अगर एक मैंडेट नहीं मिला, मैंने इलेक्शन लड़ा सर, वो कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। आप सवाल तो जवाब दें। मुझे मैंडेट नहीं मिला, मुझे दूसरे बंदे को मेरा हल्का जिता देता है, तो व्हाट विल आई डू? मैं क्या करूंगा? क्या मैं पॉलिटिकल स्ट्रगल छोड़ दूं या मैं तमाम बैठ के सिर्फ क्रिटिसाइज करूं? आई विल वेट एंड सी। आई टेल पीपल कि तुमने जो मैंडेट तुम जिनको दिया है, लेट देम कम अप। और मैं बहुत मुस्बित हूंगा तो आई विल हेल्प माय एरिया, आई विल कीप हेल्पिंग। मैं अपने इलाके की खैर फिर भी सोचता रहूंगा, मैं अपने इलाके की अपग्रेडेशन, आप जो भी सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कोई चीज होती है? ख्वाजा साद रफीक ने देखें कि ट्वीट किया, सरदार लतीफ खोसा जीते तो उन्होंने कहा कि मैं तस्लीम करता हूं। ऑन चौधरी भी तो काफी वोट्स थे और अचानक ये सारा कुछ हो गया, और वहां पे जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो भी, आप खुद बड़े समझदार और पुराने आदमी हैं, आपको पता है कि वहां पर क्या हुआ है। सर ये हक सच की बात करें। नहीं, क्या बात करूं बताएं सर। अब ऑन चौधरी और सलमान अकरम राजा का आपके सामने है मुकाबला, कौन जीता है वहां पर? बड़े वाजी बर्तरी थी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए थी सर। नहीं, क्या वाजी बर्तरी थी? आप मुझे ये कह रहे हैं कि वहां पे बेईमानी हुई है, बदयांती हुई है? सर बिल्कुल, सलमान अकरम राजा तो यही कह रहे हैं कि बड़ी लीड से मैं जीता हूं। कौन कह रहे हैं? सलमान अकरम राजा। थैंक यू वेरी मच, वी हैव आंसर्ड माय क्वेश्चन। तो जब ऑन चौधरी कह के नहीं हुई है तो आप किसकी बात सुनेंगे? दोनों की सुनेंगे ना। ठीक है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। यानी आपने आर्गुमेंट जब लेना है, या तो इलेक्शन कमीशन कह रहा हूं या लॉ, इलेक्शन कमीशन ने तो मअतल कर दिया ना जी, फर्स्ट स्टेप तो हो गया, मअतल कर दिया। लेट्स सी इनटू इट। जब इलेक्शन कमीशन एक चीज करता है तो हम उसको ऑनर करेंगे। चले ठीक है, अच्छा है कि इलेक्शन कमीशन पर 1-2 जमातों का एतमाद है, जिसमें आईपीपी है, मुस्लिम लीग नून भी है। पॉलिटिशियंस का तमाम इदारों पर एतमाद है, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान मजबूत हो और हम इदारों के साथ दुश्मनी खत्म करें। सर मुल्क के साथ हमारे जैसे पॉलिटिशियंस का तो शुरू से यही क्लेम है, और हम ये चाहते हैं, क्योंकि मुल्क इदारों से चलता है। मुल्क के इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान की गवर्नेंस बेहतर होगी। जी सर थैंक यू हमें वक्त देने का सर, शुक्रिया। मारूफ कानूनदान शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हमारी 180 सीटें हम जीते हुए हैं, दूसरी तरफ ये सारे मामलात अदालत में हैं, तो सर ये किस तरह होगा कि आप हुकूमत बना सकेंगे, और क्या अदालतों से आपको उम्मीद है सर? देखें, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्म 45 के मुताबिक हम 180 के करीब सीटें जीते हुए हैं। फॉर्म 45 है क्या? बड़ा सिंपल है कि जो दिन भर पोलिंग होती है उसकी गिनती के टाइम प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक कागज बनाता है, उस कागज प्रिंटेड फॉर्म होता है, उसके ऊपर लिखता है किस किस के कितने वोट हैं, और तमाम पोलिंग एजेंट से साइन करता है, अपने भी साइन करता है, और वो कागज उठा करके हर एक पोलिंग एजेंट को भी देता है, और 2 कापियां लेकर के एक आरओ के लिए, एक इलेक्शन कमीशन के पास ले आता है। वो और एक आरओ जो है
वो सिर्फ रिटर्निंग अफसर उन सारे फॉर्म्स को इकट्ठा करके और उनको कंसोलिडेट कर देता है कि किस किस के कितने वोट हैं और वो रिजल्ट बन जाता है। यहाँ फॉर्म 47 के वक्त रिटर्निंग अफसर साहब टोटल उसके बरक्स उठा करके बना लेता है। वो तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, उसको रिजॉल्व करना एक दिन का काम भी नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि सर ये टेम्पर्ड फॉर्म है आप लोगों के पास, ये मामला किस तरह हल होगा? आप कह रहे हैं कि असली है, वो कह रहे हैं कि टेम्पर्ड है, ये मामला कौन हल करेगा सर? ये कैसे? मैं वही कह रहा हूँ ना, कौन कह रहा है ये टेम्पर्ड है? सिंपल सवाल है। कल अब मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरा हल्का है NA 47। जी हाँ। अब उसके लिए तारिक फजल चौधरी से पूछा गया, मैंने तो पहले दिन डाउनलोड कर दिए, पब्लिक को बता दिए, फोटोकॉपियां दे दी, USB में डाल के भी दे दिया इलेक्शन कमीशन को। पहले दिन 387 मेरी पोलिंग स्टेशन है, उसके फॉर्म 47 है। और उसके बाद सिर्फ मैं नहीं, मुस्तफा खोखर मेरे जो ओपोनेंट थे, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, सब ने वही फॉर्म 45, क्योंकि हर एक को वही मिलता है, वो दे दिए। कल तारिक फजल से पूछा गया कि आप अपने पास फॉर्म 45 क्यों नहीं पब्लिश कर देते और सामने क्यों नहीं ले आते? वो कहता जी मैं नहीं देना चाहता, इसलिए कि मैं सहाफियों को क्यों दूं? भाई सहाफी अपने घर तो लेके जाएंगे नहीं। सहाफियों ने तो पब्लिक के एक मैंडेट पे चुके डाका डाला है, पब्लिक को बताना है जनाब ये ले आया है और ये इसके फॉर्म है, और जो उसमें फोर्जरी करेगा या टेम्पर्ड करेगा, तयशुदा बात है उसके खिलाफ FIR भी होगी, वो जेल में भी जाएगा, और वो शख्स जो इसमें सहूलतकारी करेगा वो नौकरी से भी बर्खास्त होगा। सिंपल बात है, ले आए ना। ये जाति हमारे हैं या नहीं है, हम तो अकेले तो है नहीं, हमारे साथ तो बाकी तमाम जमातें खड़ी हैं, हमारे साथ तो कोई दूसरा इख्तलाफ ही नहीं है किसी का। सर आप बड़े कानूनदान हैं, समझते हैं कि अदालतों से फेवर के अंदर फैसले मिलेंगे, जल्द अज जल्द फैसले मिलेंगे, या अभी तक वो जो 2013 की इंतखाबी उज़रदारियाँ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ये मामला भी इसी तरह ही लटक जाएगा रोले गोले में? देखिए इन प्रिंसिपल तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंतखाबी उज़रदारियाँ तो उसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन अगर एक गलत करे, जिसको एक बंदा आपने बिठा दिया, हेडमास्टर जनाब आप ये कैलकुलेट करके बता देंगे कितना बनता है, वो 100 + 100 को 5000 कर दे और 1000 + 1000 को वो 500 लिख दे, तो क्या ये दुरुस्त होगा? ये है इस केस में सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो ना कोई एविडेंस की जरूरत है ना किसी और चीज की जरूरत है। वो फॉर्म 45 सारे इकट्ठे करें और उसकी रोशनी में आप फैसला कर दें। सर एज अ प्रेशर टैक्टिक्स अब ये कहा गया है कि एहतजाज होगा, हफ्ते से तहरीक इंसाफ करेगी। सर कितना मौसर समझ रहे हैं कि एहतजाज होगा? माजी के अंदर हमने देखे बड़े बड़े एहतजाज हुए, कोई असर नहीं पड़ा, इस एहतजाज का कोई असर होगा? देखिए हम एहतजाज भी करेंगे, हम लीगल इश्यूज लीगल तरीके से भी रिजॉल्व करेंगे, हम वो हर तरीका और हरबा इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए जो हमें आइन हक देता है, और इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि हर हाल में हक की फतह होगी, क्योंकि हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। हमारे साथ डाकाजनी हो रही है और डाकू बैठ के जिनको रिजेक्ट कर दिया है अवाम ने, वो कहते हैं जी हमने हुकूमत बनानी है। हाउ कम? ये मुमकिन नहीं है। ये मामला क्या सियासी रह गया है, या जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ बहुत बड़ी तादाद में वकला ने ज्वाइन किया, क्या अगले मरहले में बार्स या वकला भी इस हवाले से मुतारिक हमें नजर आएंगे? देखिए वकला तो हम ऑलरेडी हैं, हम इसमें इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, लेकिन हमारे साथ जो बददियानती हो रही है और जो डकैती हो रही है, हम वकीलों के खिलाफ भी, इवन सलमान के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, अलीजाज भुट्टर है, अली बुखारी है, और ये हम वकला के साथ भी सब कुछ हो रहा है। वो एक ही डंडे से हाँक रहे हैं, लेकिन जिसने बेईमानी करनी है या चोरी करनी है या डकैती करनी है, वो फिर बंदा नहीं देखता कि इसके घर करनी है या इसके घर नहीं करनी, वहाँ इम्तियाजी सलूक नहीं होता, और यही हो रहा है यहाँ भी। तो इंशाअल्लाह ताला वकील भी उठेंगे, हक सच के लिए पूरी कौम उठ खड़ी हुई है, इमरान खान के विजन और नजरिए के साथ खड़ी है। मैं होपफुल हूँ कि इंशाअल्लाह वकला का भी अपना एक पॉजिटिव रोल होगा। सर थैंक यू वेरी मच। सर प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में IPP के तर्जुमान खुर्रम हमीद रोकड़ी और शोएब शाहीन हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बान।